तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है काश और फाइनली आप लोग कह रहे थे कि सर क्लास 10th के जो विज्ञान के महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताइए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय 5 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है इस वीडियो में और पांचों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर वो 5 आप तैयार कर लेते हैं तो मैं 100% इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर 5 आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि इसमें से बाहर आपको जाने वाला नहीं है। ये 5 इतने महत्वपूर्ण आप लोगों के दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको बताने वाला हूं कि आप जब देखेंगे उस प्रश्नों को तो आप खुद आपको एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट हमारी रहेगी कि पांचों महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है उसको याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए? याद करके आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। और लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा है। जानते हैं कि एक प्रश्न 6 नंबर का रहता है तो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। एग्जामिनर पागल नहीं है कि आपको थोड़ा लिख देंगे तो बस 6 नंबर दे देगा, नहीं, आपको उतना लिखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। एक्सप्लेन करके मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक। इस वीडियो पर टारगेट हमने कितना लाइक रखा है? ज़्यादा नहीं, 500 लाइक का। बहुत ही छोटा टारगेट है, 500 लाइक का। और वीडियो को शेयर आपको करना है। ये 2 चीज़ आपको काम करना है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को याद यहीं करवा दूंगा। ठीक है, मोबाइल में देखते देखते अभी याद करवा दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए, रट्टा एक भी चीज मारना नहीं, आप जानते हैं मैं कभी किसी को रट्टा मरवाता नहीं हूं। सारा चीजें कंसेप्चुअल चलता है और हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। अब पहला प्रश्न है, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को एकदम अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण द्वारा समझाइए। सबसे पहले हमको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और ये भी बताना है साथ ही साथ कितने प्रकार की होती है और साथ ही साथ उदाहरण भी बताना है, तब जाके 6 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग डालिए आपने। देखिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाएंगे तो ऐसी अभिक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया हम क्या कहते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे मैं एक पेज ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे H2 हाइड्रोजन क्या एक तत्व, ऑक्सीजन भी क्या एक तत्व, दोनों मिलके आपका H2O एक पानी का निर्माण कर दिया, एक नए यौगिक का निर्माण। देखिए ऑक्सीजन अलग होता है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, इन दोनों के संयोग से पानी एक नया यौगिक बन गया। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे आपको रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बस यही बात तो होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक तत्व परस्पर मिलकर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात खत्म। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया याद हो गया। जैसे मैं एग्जांपल में भी बता दे रहा हूं कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनता है। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि एग्जांपल में भी आपको बता दिया हूं कि जब देखिए मैग्नीशियम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अलग अलग जो तत्व हैं, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल संयोग करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखिए 2 तत्व मिलके या 2 से अधिक यौगिक मिलकर अभिक्रिया करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया। तो जो 2 तत्व मिलते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड ना, तो इसको अभिकारक कहेंगे। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से लिख के लेके आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हेडिंग डालिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। चलिए कौन कौन से प्रकार की होती है? पहला प्रकार है इसका संयोजन या संकलन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो चलिए देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। अब बहुत ही ज्यादा सिंपल कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ के 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो पदार्थ के अणु होंगे वो परस्पर संयोग करके सिर्फ एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जांपल में लिख के लेकर आऊँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर पाए। देखिए सोडियम, देखिए सोडियम आपका धातु है, क्लोरीन आपका अधातु है। अब सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहा है। देखिए सोडियम क्लोरीन, तो देखिए 2 तत्व हैं, दोनों तत्व संयोग करके सिर्फ एक यौगिक बनाएगा, सिर्फ एक। उसी को हम कहेंगे आपका संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए सोडियम क्लोरीन 2 तत्व मिलकर एक
यौगिक बना रहा है सोडियम क्लोराइड, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया याद हो गया ना। संयोजन अभिक्रिया में सिर्फ 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर सिर्फ एक कंपाउंड, सिर्फ एक यौगिक बनाएंगे, एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, वही अभिक्रिया आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बात खत्म है भाई। अब देखिए एग्जाम्पल पे भी अच्छे तरीके से हम लिखा है, नोट कर लीजिए, इसको पतली सी कॉपी फेयर बना लीजिए, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है उसको देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। कह रहा है इसमें कि कोई एक यौगिक जब उसको ऊष्मा या अपघटन के द्वारा उसको गर्म करेंगे तो वो अलग अलग 2 या 2 से अधिक तत्वों में विखंडित हो जाएगी। जैसे में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हमने ऊष्मा के द्वारा अपघटन कराया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो गया, ठीक है। 2 अलग अलग टुकड़ों में सरल यौगिकों में टूट गया, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया ना। वियोजन अभिक्रिया में कोई एक तत्व जो होता है उसको अगर हम ऊष्मा के साथ या प्रकाश के साथ या विद्युत धारा के साथ अपघटन कराते हैं तो या 2 या 2 से अधिक अलग अलग तत्वों में, सरल तत्वों में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, उसी को हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। हमको तो नहीं लगता है कि आप कोई दिक्कत होगी आप लोगों को वियोजन अभिक्रिया में, आराम से समझ में आ गया होगा। लिखा भी हूँ अच्छे तरीके से, नोट कर लीजिए, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, आराम से जाइएगा कंसेप्चुअल, आराम से बोर्ड एग्जाम में लिख के चले आइएगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया में कोई दिक्कत हमको लग रहा है खास नहीं है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा आता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या है या तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बात दोनों सेम ही है, ठीक है। क्या कहता है यह कि विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह मूलक आ जाता है। इसका मतलब ये चीज कहने का मतलब, चुपचाप ये सुनिए, इसका कहने का मतलब परिभाषा नोट कर लीजिए, परिभाषा समझिए क्या कह रहा है। जैसे में कह रहा है कि इसमें क्या होता है, जैसे आयरन है और कापर सल्फेट, और आयरन कापर सल्फेट मिलकर फेरस सल्फेट और कापर बनाता है। तो इसमें यह चीज होता है विस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, यह चीज होता है कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रिया वाले शील तत्वों को अलग कर देता है। जैसे में देखिए आयरन है और ये कापर सल्फेट, तो देखिए कापर से अधिक आपका आयरन जो लोहा होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है। अब ये अधिक अभिक्रियाशील वाला कापर क्या करेगा, अलग कर देगा, कापर को अलग करके और यहाँ पे SO4 के साथ संयोग कर लेगा। तो देखिए FeSO4 इसके साथ जॉइंट होकर फेरस सल्फेट बना दिया, और कापर कम अभिक्रियाशील है तो इसको अलग करके कापर को अलग कर दिया। तो यही कह रहा है कि विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक यौगिक के अणु किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग करके उसके स्थान पे आ जाता है। जैसे ये इसके साथ संयोग करके कापर को विस्थापित कर दिया और इसके स्थान पे अपना स्थान ले लिया। तो यही आपका विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन मतलब कि किसी एक तत्व को प्रतिस्थापित कर दे, मतलब अलग कर दे। तो अलग कौन करेगा, अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व रहेगा, तभी ना कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को अलग करेगा। बस यही कंसेप्ट तो चलता है प्रतिस्थापन और प्रतिस्थापन में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए लास्ट इसका होता है अभिक्रिया उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय प्रतिस्थापन भी कहते हैं या द्विविस्थापन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसमें कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदला हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होती है। देखिए कह रहा है कि आयनों के अदला बदली हो जाती है। जिन रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक होंगे उनके आयनों या घटक अदला बदला हो जाता है। इसका मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पे सुनते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड है, ये आपका सोडियम सल्फेट है, ठीक है। तो देखिए बेरियम, जो यहाँ से बेरियम और यहाँ से सल्फेट दोनों एक साथ संयोग हो जाएगा और इसका जो बचा पार्ट होगा इसके साथ संयोग होगा। मतलब कि जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वो कम वाले अभिक्रियाशील को अलग कर देगा, और जो कम वाला अभिक्रियाशील होगा वो दोनों कम होंगे वो आपस में मिल जाएगा। जैसे में देखिए बेरियम क्लोराइड है ना, ध्यान समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है। अब देखिए यहाँ पे बेरियम जो है यहाँ सोडियम को अलग कर दिया क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है, तो सोडियम को अलग कर देगा तो सल्फेट बचा। तो यह बेरियम आप सल्फेट के साथ मिल जाएगा तो बेरियम सल्फेट बना देगा। अब बच गया इसका क्लोरीन और इसका बच गया सोडियम, ये दोनों आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बना दिया, तो बात खत्म। तो इसमें
उभय प्रतिस्थापन मतलब द्विविस्थापन मतलब दोनों में भी क्रिया होगी। इसके एक तत्व इसमें से निकलेगा, इसमें का एक तत्व इसमें निकल के आपस में संयोग करेगा, जो जो बचा रहेगा आपस में कर देगा, उसी को हम कहते हैं उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्लियर हो गया ना कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों के या घटक कह सकते हैं अदला बदला हो जाती है, इसके घटक के साथ अदला बदला हो जाएगा तथा नए यौगिक देखिए बना लेते हैं, उसी को हम उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो कहते हैं। बात खत्म। तो देखिए कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअल चीजों को पढ़ते चलिए, आराम से बोर्ड एग्जाम में आएगा, लिख लीजिएगा। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर पहला क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि परागण की परिभाषा लिखिए, पर परागण की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए और इसके महत्व को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय का, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है कि परागण की परिभाषा, पर परागण की विधियों का संक्षिप्त वर्णन करना है और साथ ही साथ इसका महत्व भी समझाना है। तो चलिए पहले जानते हैं परागण होता क्या है। तो कह रहा है कि किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। कह रहा है कि परागण उसे कहते हैं कि कोई भी पुष्प का जो किसी भी पुष्प के पराग कणों का सेम उसी पुष्प या सेम उसी जाति का कोई एक अन्य पुष्प होगा, उसके वार्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, ये तो परागण की क्या रही, परिभाषा रही। अब पूछा है इसकी विधियां, तो पर परागण की विधियां, पर परागण की विधियां पूछा है ना, हेडिंग डालेंगे पर परागण की विधियां। परागण की परिभाषा हो गया, अब हम विधियां जानने वाले हैं। तब पादपों में मतलब पौधे में पर परागण कीटों, वायु, जल एवं जंतुओं द्वारा होता है, जो निम्न प्रकार से होता है। देखिए पादपों में जो पर परागण होता है वो कीट, जो छोटे छोटे कीटे होते हैं, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा होता है पर परागण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कीटों द्वारा परागण कैसे होता है, छोटे छोटे कीटों द्वारा पौधों में परागण कैसे होता है उसको देखने वाले हैं। कह रहा है कि कीटों को आकर्षित करने के लिए पादपों में विशेष युक्तियां जैसे पुष्पों का रंग, सुगंध, मकरंद आदि की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, जैसे देखते हैं आप लोग पौधों का कलर होता है, पौधों का सुगंध, उसका मकरंद, ये सब कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है, सुगंध रहेगा, सुगंध महकता है पौधे, तो वहाँ पे उसको सुगंध को सूंघते हुए कीड़े चले जाएंगे वहाँ पे। उस पुष्प का रंग देखकर कीड़े चले जाते हैं, उसके मकरंद देख के चले जाते हैं। ठीक है, तो यह सब क्या उपस्थिति पाई जाती है। कीट परागित पुष्प बड़े ही आकर्षण एवं मकरंद युक्त होते हैं। जो परागित पुष्प होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े ही आकर्षक और मकरंद युक्ति के होते हैं। ठीक है, वो तुरंत अगर ऐसा देख लेंगे तो उड़ते हुए चले जाएंगे वहाँ पे। इन पुष्पों के वर्तिकाग्र प्रायः चिपचिपे होते हैं। कह रहा है इन पुष्पों के जो वर्तिकाग्र होंगे वो प्रायः कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। जैसे में अंजीर हुआ, आख हुआ, सालविया हुआ, पीपल हुआ आदि। ठीक है, तो ये होगा कीटों द्वारा परागण, कि कीटों द्वारा परागण कैसे होता है किसी पादपों में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, और अच्छे से याद करके चले जाइएगा इसको। और याद करने वाले क्या है आप लोग तो जानते हैं, आराम से एक्सप्लेन करके इसको लिख पाएंगे कि पुष्पों का रंग, सुगंध, मकरंद आदि उसकी आकर्षक शक्ति होती है, उसको देखकर कीड़े चले जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके पुष्पों के जो वर्तिकाग्र होता है प्रायः चिपचिपे होते हैं। और उदाहरण पे आप अंजीर, आक, सालविया, पीपल 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिएगा, बात खत्म, कीटों द्वारा परागण काम खत्म हो गया। तो इस तरह याद किया जाता है। अब एक एक अक्षर थोड़ी याद करने जाएंगे वहाँ पे, याद होगा कभी कभी नहीं होगा। तो कंसेप्चुअल उसको याद करके अपनी भाषाओं में लिख देना है। ठीक है, चलिए दूसरा है वायु द्वारा परागण। अब हम देखने वाला है कि हवा के द्वारा पौधों में परागण कैसे होता है पादपों में। ठीक है, कह रहा है कि अनेक पादपों में वायु द्वारा परागण होता है, इसके लिए अनेक युक्तियाँ पाई जाती हैं। जैसे में पुष्प प्रायः छोटे और समूह में लगे होते हैं, छोटे छोटे समूह में लगे होते हैं। इन पुष्पों में सुगंध, मकरंद और रंग का क्या होता है, अभाव होता है। इनकी वर्तिकाग्र खुरदरे एवं चिपचिपे होते हैं। परागण हल्के और क्या होते हैं, शुष्क होते हैं। परागण हल्के और क्या होते हैं, शुष्क होते हैं। कह रहा है कि वायु द्वारा जो परागण होता है कि उनमें अलग अलग तरीके से युक्तियां पाई जाती हैं और उनमें प्रायः छोटे समूह, छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं और उसके अलग अलग छोटे छोटे समूह लगे होते हैं। और इन पुष्पों में जो सुगंध होता है और रंग होता है उसका अभाव होता है, उसमें थोड़ा रंग और सुगंध कम पाया जाता है। और इनकी वर्तिकाग्र खुरदरे एवं चिपचिपे होते हैं
और यह हल्के और शुष्क होते हैं। और कौन कौन से होते हैं भाई, तो देख लीजिए, जैसे में गेहूँ हुआ, मक्का हुआ, ज्वार, ये सब देखिए, ये सभी कीट आपके वायु द्वारा परागण हैं, ये वायु के द्वारा परागण होते हैं इसमें, ठीक है। ये बहुत हल्के होते हैं, ठीक है, और बहुत शुष्क होते हैं, आप लोग जानते हैं, गेहूँ, मक्का और ज्वार, ठीक है। अब तीसरा है आपका जल द्वारा परागण। वायु द्वारा परागण समझ में आ गया, कीटों द्वारा परागण समझ में आ गया, तीसरा है जल द्वारा परागण। अब जल के द्वारा परागण कौन होता है उसको देखते हैं। कह रहा है यह परागण जल में उगने वाले पादपों में पाया जाता है। जो जल द्वारा परागण होता है, यह परागण जल में उगने वाले पादपों में पाया जाता है, ठीक है। जल परागण के लिए पुष्पों के परागकणों, वर्तिकाग्र आदि में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं। कह रहा है कि जल जो है, जल परागण के लिए पुष्पों के परागकणों, वर्तिकाग्र आदि में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं और पुष्प रंगहीन, मकरहीन और गंधहीन होते हैं। इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है तथा ये संख्या में अधिक होते हैं। इससे परागकण जल सतह पर क्या होने लगते हैं, तैरते हुए मादा पुष्प के संपर्क में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं और परागण वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जल द्वारा परागण बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आराम से इसको याद कर पाएंगे आप कि यह परागण जल में उगने वाले पादपों में पाया जाता है, ठीक है। दो तीन पॉइंट आपको याद कर लेना। फिर दूसरा, इसके पुष्प जो होते हैं रंगहीन और मकरहीन और गंधहीन होते हैं। और दूसरा तीसरा का पॉइंट, इसका घनत्व अधिक होने के कारण इसकी संख्या भी क्या होगी, अधिक होगी। और यह परागण जल के सतह पर तैरते हुए मादा के पुष्प में संपर्क में क्या हो जाते हैं, तब आ जाते हैं। तो यही परागण वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। जैसे में बता दीजिएगा, वेलिस्नेरिया हुआ, हाइड्रिलिया हुआ, सिरिट्रोफिल्म हुआ आदि, ये एग्जाम्पल है। ये सब जल द्वारा परागण है, ठीक है। तो आराम से ये दो तीन पॉइंट इसका फैक्चुअल चीज वही याद करके एग्जाम में आपको लिख देना है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि जल द्वारा परागण कैसे होता है। लास्ट आपका बच गया है कि जंतु द्वारा परागण। इसके बाद इसका महत्व देखने वाले हैं। जंतु द्वारा परागण कि कुछ पादपों में परागण जैसे घोंघों, पक्षियों, चमगादड़ आदि की सहायता से होता है, उसको हम जंतु परागण कहते हैं। जैसे सेमल, कदम्ब, बिगोनिया, ठीक है। इनका जो परागण होता है वो घोंघों और पक्षियों, चमगादड़ द्वारा होता है, ठीक है। तो उसी को जंतु परागण कहेंगे, जो जंतुओं के द्वारा होता है, बात खत्म। फिर हमको प्रश्न में पर परागण का महत्व भी पूछा था, तो इसलिए हम पर परागण का महत्व भी लिख कर लेके आए हैं ताकि पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। तो पर परागण का महत्व क्या है, पहला कि पर परागण द्वारा पादपों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। कह कि पर परागण द्वारा पादपों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा कि विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप पादपों में नई एवं उन्नत प्रजातियों विकसित होती हैं। अतः पर परागण जैव विकास में क्या होता है, सहायक होता है। ये दूसरा इसका महत्व है। तीसरा महत्व है कि पर परागण के द्वारा स्वस्थ एवं रोग प्रतिरोधक पादप क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ये तीसरा महत्व है। लास्ट है चौथा कि पर परागण के द्वारा बनने वाले बीज स्वस्थ संख्या में अधिक एवं अधिक जनन क्षमता वाले होते हैं। तो यह चार महत्वपूर्ण पर परागण का हमने महत्व बता दिया और इसको नोट कर लीजिए। अब जाके पूरा का पूरा इतना लिखेंगे तो 6 नंबर एग्जामिनर आपको देगा पूरा नंबर, ठीक है। 6 नंबर फ्री में नहीं मिलते हैं, लिखना पड़ेगा ना 6 नंबर के लिए। तो हमने पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में लिख के लेकर आया है, अच्छे से समझाने की कोशिश भी किया है। बस इसी प्रश्नों को अपने तरीके से याद करके और अपनी भाषाओं में एक्सप्लेन करके लिख देना एग्जाम में, ठीक है। पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा प्रश्न है, इसको स्टार बना लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और जरूर से इसको याद करके जाइएगा। यह प्रश्न बहुत ज्यादा IMP प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न यह है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के लिए सूत्र स्थापित करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, ठीक है। एग्जाम में तो बहुत बार आया, हमेशा आता है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के लिए सूत्र स्थापित करना है। तो देखिए सबसे पहले किस तरह लिखेंगे, उत्तर में आपको लिखना है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे को एक साथ परिपथ के एक बिंदु A पर तथा दूसरे सिरे को एक साथ दूसरे बिंदु B पर जोड़ा जाता है और इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध 2 उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है। अतः सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर समान रहता है। कह रहा है कि जब समांतर क्रम में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे चित्र बनाया हूँ, A और B 2 पॉइंट है और इनके बीच जो प्रतिरोध समान रूप से जुड़ा होता है, ठीक है। और सभी प्रतिरोधकों के बीच जो विभवांतर होगा V का वैल्यू सब में क्या होता है, समान होता है, ठीक है। जैसे पहले लिखा हूँ, पहले वैसे लिखिए।
पहले इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिए, नहीं पूरा छूट जाएगा। पहले यहाँ तक आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद पूरा जो चीज़ मैं फिगर में बनाया हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिखवाया हूँ कि ए और तथा दूसरे सिरों के बीच, जैसे ए के बीच और बी के बीच, दूसरे सिरों के बीच विभवांतर, यहाँ पे जितना भी प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध समान किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ेंगे और तीनों प्रतिरोध में जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो इसके बाद ये फिगर आपको बना देना है। फिगर में देखिए 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और तीनों में से धारा बह रही है, लेकिन विभवांतर तीनों में क्या होगा, समान होगा। यह बैटरी का प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, यह कुंजी आपका लगा हुआ है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसमें से पहली धारा, इसमें से दूसरी धारा, यह देखिए आई मतलब तीसरी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। फिगर आपको बना लेना है। अब यहीं से हम तुल्य प्रतिरोध का हम क्या करेंगे, सूत्र स्थापित करने वाले इस फिगर से। इसके बाद आपको नीचे क्या लिखना है कि माना R1 R2 और R3 3 प्रतिरोध हैं। देखिए R1 R2 R3 जो फिगर में आप बनाए उसी चीज को तो लिखना है कि माना R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है। तो देखिए R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है। अब बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो देखिए बिल्कुल समांतर क्रम में जोड़ा गया है। माना R1 R2 R3 में धाराओं का मान क्रमशः I1 I2 I3 है। तो ओम के नियम के अनुसार कह रहा है कि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है। पहले प्रतिरोध में धारा I बह रही है, दूसरे प्रतिरोध में धारा दूसरा बह रहा है, तीसरे प्रतिरोध में धारा I3 बह रहा है। तो वही चीज लिखा हूं। तो देखिए धारा बह रहा है तो ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या कहता है, I बराबर V अपान आर। तो पहले में क्या हो जाएगा, I1 बराबर V अपान R1। दूसरे में अगर ओम का नियम लगाऊं तो I2 बराबर V अपान R2 हो जाएगा। तीसरे में ओम का नियम लगाऊं तो I3 बराबर V अपान R3 होगा कि नहीं। तो ओम के नियम के अनुसार ये तीनों समीकरण हमने तैयार कर दिया। अब एक चीज नोटिस किए हैं कि जहां जो V है वो विभवांतर है। अब बिंदु A और B के बीच विभवांतर V है जो कि समान रूप से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यदि बिंदु A तथा B पर आने वाली कुल धारा का मान अगर I हो, अगर बिंदु A से लेकर B तक पूरा कुल धारा का मान अगर I हो तो पूरा I कैसे निकलेगा, तीनों धाराओं के योग के बराबर होगा पूरा का पूरा टोटल, क्योंकि A से लेकर B तक 3 धारा बह रही है। प्रतिरोध R में प्रतिरोध में I1, प्रतिरोध R2 में I2 और प्रतिरोध तीसरा में I3। तो तीनों प्रतिरोध को अगर I से डिनोट किया जाए तो तीनों का प्रतिरोध टोटल क्या हो जाएगा, I1 I2 I3 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे इसके लिए सूत्र क्या था, I1 के लिए V अपान R1, इसके लिए V अपान R2, ये भी तो आपस में जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखें अगर ये दोनों तीनों जुड़ रहा है, I का वैल्यू यह है तो V का वैल्यू विभवांतर है तो V का वैल्यू भी आपस में जुड़ जाएगा, जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, V कॉमन ले लूंगा, V कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर, समीकरण पहला निकल जाएगा। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसके बाद यदि बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो, इन दोनों के बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध अगर R हो तो ओम के नियम के अनुसार I बराबर क्या होगा, V अपान R होगा अगर तुल्य प्रतिरोध R है तो। बस समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पे ये जो समीकरण I बराबर V अपान R निकला है, इसी समीकरण पहला में रख दीजिए। जहां पे भी I आपको दिखाई देगा वहां पे V अपान R रख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे I था यहाँ पे, तो I की जगह मैं क्या लिख दूंगा, देखिए V अपान के R, यहाँ पे बच गया आपका V, अब पूरा का पूरा ये चीज उतर गया, ठीक है। यहाँ दिखा दूं आप लोगों को, देखिए I की जगह हमने V अपान R लिख दिया। इसके बाद यहाँ से हमने ये चीज़ निकाला था तो ये चीज़ ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि V से V कटा दूंगा तो 1 अपान के R1, और यहाँ पे आपको ये चीज़ 1 अपान के R1 प्लस 1 अपान के R2 प्लस 1 अपान के R3, यही आपका तुल्य प्रतिरोध निकल गया, ठीक है। जब समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला यही होता है, 1 अपान के R बराबर 1 अपान के R1 प्लस 1 अपान के R2 प्लस 1 अपान के R3। और यहाँ से निष्कर्ष निकल गया कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। देखिए तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के देखिए योग के बराबर है कि नहीं, तो निष्कर्ष यहाँ से ये निकलता है। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक बार पूरा का पूरा प्रश्न अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आप इसको वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आपको इतना लिख देना है, लिखने के बाद आपको ये छोटा सा फिगर बनाना है। फिगर में जो आप बनाए है वैसी चीज़ को एक्सप्लेन करके यहाँ से लिखते हुए आगे आपको बढ़ जाना है। यहाँ से समीकरण पहला निकाल लेना है और फिर यहाँ से समीकरण दूसरा का वैल्यू समीकरण पहला में रख के और डायरेक्ट आपको यहाँ से फार्मूला की व्युत्पत्ति हो जाएगी और यहाँ से निष्कर्ष आपका निकल जाएगा। यह प्रश्न नंबर तीसरा है। मतलब बहुत ज़्यादा MP प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन प्रश्नों को आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर ये तीसरा, कोई भी डाउट है आप लोगों को तो पूछिए। चलिए प्रश्न नंबर अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है उसको देखने वाले हैं।
ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको मैं साइड करता हूं। और क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा एमपी है। क्या है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए और इसका उपयोग किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण में होता है, ये भी आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत मोटर का पहले नामांकित चित्र बनाना है। चित्र तो भाई बना के लेकर आया हूं बहुत अच्छे से। देखिए ये चित्र है, विद्युत मोटर का चित्र हमने बना रखा है। कह रहा है कि इसकी कार्यविधि भी समझाना है और इसका उपयोग किस प्रकार के रूपांतरण में होता है, ये भी आपको बताना है। मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे कि विद्युत मोटर होता क्या है। तो देखिए विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सिंपल, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है कि जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसी को हम विद्युत मोटर कहते हैं। हेडिंग डालना है सिद्धांत। सिद्धांत में लिखना है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है और जो कुंडली को क्या करता है, उसके अक्ष पर घुमाने का क्या करता है, प्रयास करता है। और यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। इसका सिद्धांत यही होता है। कितना सिंपल है कि एक कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और तब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बल कार्य करने लगता है और यह बल उस अक्ष पर घूमने का क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। मतलब कि उस बल के कारण उस कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का वो कार्य करने लगता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए अगर स्वतंत्र है तो घूमने लगेगी। ठीक है, ये इसका सिद्धांत है। इसके बाद संरचना। विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग हैं। संरचना में देखिए 4 मुख्य भाग हैं। एक होता है कि क्षेत्र चुंबक, ये क्षेत्र चुंबक। एक होता है आर्मेचर होता है, ये आपका विभक्त वलय होता है। ठीक है, और एक आपका ब्रूस होता है। यही 4 भाग होते हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय और ब्रूस। इन्हों के बारे में अलग अलग डिटेल में करके पढ़ना है। देखिए पहले फिगर बना लीजिए। पहले मैं इसे रोक देता हूँ, स्क्रीनशॉट या वीडियो को डाउनलोड किया तो रोक के फिगर बना लीजिए। 4 इसके भाग होते हैं, चारों भाग को हमको पढ़ना है, बस काम बन जाएगा। पहला होता है क्या, क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या है कि यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुवों पर N और S होते हैं। देखिए क्षेत्र चुंबक चित्र देखिए, यह अस्थायी ध्रुव होता है जिसके क्षेत्र पर N, इस पे नॉर्थ, इसको साउथ बोलते हैं। ठीक है, यह आपका क्षेत्र चुंबक कहलाता है। बस यही काम लिख देना है। इसके बाद दूसरा होता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है कि यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे की क्रूड पर तांबे के तार के पृथक्कृत फेरे लपेटकर बनाई जाती है और यह चुंबक के ध्रुव NS के बीच घूमती है। देखिए ABCD दिखाई इधर आपको, ABCD, यही आपका क्या है, आर्मेचर कुंडली। यह तांबे के तार के बना होता है और इन्हीं के बीच क्या होता है, घूमता रहता है, क्षेत्र चुंबक के दोनों के बीच। देखिए ये आपका कहलाता है आर्मेचर। ठीक है, तो आर्मेचर समझ में आ गया। और कह रहा है कि विभक्त वलय क्या होता है। विभक्त वलय, यह 2 अर्धवृत्ताकार वलयों अथवा 2 खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर की कुंडली के सिरे के इन 2 अलग अलग वलयों L और M से जुड़े होते हैं और यह वलय आर्मेचर के ध्रुव दंड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। विभक्त वलय देखिए L और M, देखिए यहाँ पे हमने डॉट डॉट लगाया है, ये आपके क्या है, विभक्त वलय हैं। ये B1 है, आपका B2 है। ठीक है, ये दोनों क्या कराएंगे, विभक्त वलय कराएंगे। ठीक है, और जो कि आपको आर्मेचर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या बोला कि आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन 2 अलग अलग वलय L और M से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और यह वलय जो होता है आर्मेचर के ध्रुव दंड से जुड़े होते हैं। आर्मेचर के ध्रुव दंड से जुड़े होते हैं। जो ये आर्मेचर का जो है डंडा आपको पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, डंडे से क्या होते हैं, यह दोनों जुड़े होते हैं, विभक्त वलय। क्लियर है, वही चीज बोलना है। इसके बाद लास्ट इसका पार्ट है ब्रूस। इसके बाद इसका हम लोग कार्यविधि देखने वाले हैं। देखिए आप इसके बाद उपयोग भी देखेंगे इसका। ब्रूस क्या होता है कि विभक्त वलय L और M कार्बन धातु की बनी होती है। जो विभक्त वलय L और M है वो कार्बन धातु की बनी होती है। ठीक है, 2 पत्तियां B1 और B2 को स्पर्श करते हैं, इन ब्रूस कहते हैं। इन ब्रूसों का संबंध 2 संयोजक पेंचों से करके इनके बीच एक बैटरी लगा देते हैं। एक ब्रूस से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रूस से विद्युत धारा बाहर निकलती है। देखिए यह ब्रूस है।
ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या है, ब्रूस आपको दिखाई दे रहा है। और ब्रूस का कार्य आप जाने क्या है कि ब्रूस क्या करता है कि इन ब्रूसों का संबंध दो संयोजक पेंजों से होता है और इनके बीच एक बैटरी लगा देते हैं ना, तो एक ब्रूस से विद्युत धारा बहने लगता है और दूसरे ब्रूस से विद्युत धारा का बाहर मतलब उसका मान बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो एक धारा से कुंडली में विद्युत धारा प्रवेश करती है, दूसरे में ब्रूस से विद्युत धारा क्या होती है, बाहर निकलती है, ब्रूस का कार्य होता है। इसके बाद देखिए हेडिंग डालिए कार्य विधि। इसका कार्य विधि क्या है, तो कार्य विधि इसका है कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब बैटरी से किस में कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। कह रहा है कि जैसे ही बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या कहता है कि भुजाओं जो AB तथा CD है, तो AB CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करने लगता है और ये दोनों बल एक बल युग्म बनाकर जिसके कारण कुंडल जो है वामावर्त दिशा में घूमने लगता है। देखिए ये वामावर्त दिशा में क्या होता है, इस तरह घूमने लगता है। देखियो इस तरह वामावर्त की घूमती दिशा लिखा हो ना, दिशा में घूमने लगता है। कुंडली के साथ इसके सिरों पर लगे जो विभक्त वलय भी क्या होने लगते हैं, घूमने लगते हैं और इन विभक्त वलयों की मदद से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर जो बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य कर रहे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में क्या होने, घूमती रहे, इसलिए वह बल कार्य करता है। तो यह इसकी कार्य विधि है और अच्छे तरीके से लिखा हूं मैं, इसको नोट करके और याद कर लीजिएगा। ठीक है, कार्य विधि है। और कार्य विधि के बाद उपयोग, इसका उपयोग क्या होता है, तो विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, जल पंप हुआ, गेहूं पीसने की चक्की हुआ और अनेक विद्युत उपकरणों में होता है। ठीक है, तो ये इसका उपयोग भी हमने बता दिया आप लोगों को। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5वां देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 था। जितना प्रश्न बता रहा हूँ बहुत ज्यादा MP है, इसको अगर आपने तैयार कर लिया तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 5वां देख, अच्छा चौथा लिखा हूं, ये प्रश्न 5वां है। प्रश्न 5वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 5वां क्या है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। 6 नंबर के लिए प्रश्न आएगा। पहले तो आपको किरण आरेख बनाना, देखिए हमने बना रखा है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये आपको बनाना ही है और इसका पूरा वर्ण विक्षेपण को हमको अच्छे तरीके से समझाना है। ठीक है, कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण कैसे कार्य करता है, वो भी हमको बताना है और इसका फिगर भी। तो फिगर हमने बना रखा है, इसको बना लीजिए अच्छे तरीके से। और इसके बाद हम जानने वाले हैं वर्ण विक्षेपण। हेडिंग डालिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो देखिए वर्ण विक्षेपण कि यदि हम, देखिए क्या लिखा है कि यदि हम एक पतले छिद्र से आते हुए श्वेत प्रकाश का मतलब कि सूर्य के प्रकाश को कह रहा है कि यदि हम एक पतले छिद्र से आते हुए श्वेत प्रकाश को एक कांच के प्रिज्म से गुजारे तो श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे श्वेत प्रकाश जा रहा है और किसी प्रिज्म से अगर गुजारूंगा तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है और ये 7 रंगों में विभक्त हो जाना ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मतलब कहने का मतलब यही इसका है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। इसके बाद कह रहा है कि जब सूर्य के प्रकाश की कोई किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो यह प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के प्रकाश के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। कह रहा है कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो देखिए यह प्रिज्म और झुक रहा है, झुकने के साथ साथ 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है, या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर हो गया ना। वर्णक्रम कहते हैं, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए क्या है कि इस वर्णक्रम में विभिन्न रंगों का क्रम प्रिज्म के आधार की ओर से क्रमशः पहले बैगनी होता है, नीला होता है, आसमानी होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है और लाल होता है। देखिए हमने लिखा है पूरा लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैगनी होता है। इस प्रकार के क्रम में होता है। ठीक है, वही चीज लिखवाया गया है। इससे ज्ञात होता है कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। अब 7 रंगों में व्यक्त हो गया तो इससे यही ना मालूम चला कि एक श्वेत प्रकाश 7 रंगों में व्यक्त है, मतलब कि सूर्य का प्रकाश अलग अलग रंगों से मिलकर बना है और प्रिज्म इन रंगों के प्रकाश को अलग कर देता है।
क्योंकि प्रिज्म का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। जो कि प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग रंगों को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर देता है। अतः सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में विभिन्न वर्ण दिखाई देते हैं और इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है विभिन्न रंगों से प्रकाश का सम्मिश्रण है। बस इतना पॉइंट आपको लिख देना, 6 नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से वर्ण विक्षेपण को हमने लिखा है, एक एक चीज हमने बताया है। इसके बाद वर्ण विक्षेपण का डायग्राम हमने बताया कि किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में कैसे व्यक्त होता है। किरण आरेख भी हमने यहाँ पे लिख के बता दिया है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि 5 महत्वपूर्ण हमने आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर जाने वाले नहीं है, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। ईमानदारी से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।